हाँ, गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड आफ्टरनून वंस अगेन। सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं। पंकज जी, वो दो तीन मिनट हम लोग वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे ट्रेनिंग, क्योंकि वो अभी कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं। दो तीन मिनट हम लोग देख लेते हैं, 5 तक 12 5 तो हो गया, दो मिनट और देख लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट कर दिया जाएगा। पंकज सर, आवाज आ रही है आपकी? फ्रेंड्स, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। पंकज सर का जो अभी है क्लास, वो बुक कीपिंग का है, और सर का नोट्स वगैरह भी अब दे दिया गया है। ऐसा है सर, स्टार्ट किया जाए, उसकी टाइम काफी हो गया, 12 7 हो गया, फिर आगे भी क्लास भी है और लोग थोड़ा सा लेट भी हो गए। 2 दिन का सैटरडे संडे का छुट्टी भी रहा, उस वजह से भी लगता है। हम लोग टाइमली स्टार्ट कर देते हैं, बाकी दिन तो 12 बजे तक स्टार्ट हो ही जाता है। थोड़ा 2 3 मिनट लेट हो गया, तो लेट्स बी स्टार्ट the training. And once again, we welcome in the pre-selection training of the appendix 2A, and all of candidates are going to be very, I think all of you are ready ना? Start किया है ना? Yes, sir. Okay, पंकज सर, proceed please. वेलकम सर आपका, थैंक यू वेरी मच, आप आए समय निकाल करके हम लोग के बीच में। और हमारे जो हैं, हमारे छोटे भाई लोग हैं, उनको आप दे रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं ट्रेनिंग को। तो स्टार्ट किया जाए। और आपका क्लास तो पहले भी पिछले बार भी हुआ ही था, तो भी आप लोगों ने आपने बहुत अच्छा बताया था बुक के बारे में। इस बार भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि कुछ और जो हमारे लोग हैं वो थोड़ा सा कुछ जानकारी दे पाएंगे आपको। प्लीज प्रोसीड। हाँ फ्रेंड्स, सैटरडे संडे को किन किन लोगों ने अपना वीडियो, इसको जो हम लोग अपलोड कर रहे हैं उसको देखा है, और उसमें किन किन लोगों ने लाइक्स किया है? कुछ जो हमारे पिछले ट्रेनर जो क्लासेस लिए हैं उनका रिवीजन भी, और पिछले लास्ट ईयर भी जो क्लासेस हुए थे उसका भी हमको उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको रखा होगा, देखा होगा ही, बात किया ही होगा। कुछ टॉपिक्स जो आप लोग को क्लियर नहीं था, डाउट्स, उसका भी वीडियो अपलोडेड है। तो हमको लगता है कि आप लोग ने बहुत लोग देखे होंगे, और आगे भी इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो कौन कौन लोग हैं जो उसको देखें सैटरडे संडे में, वीकेंड में कुछ टाइम लेगा? और आप लोग का स्वास्थ्य कैसे चल रहा है? आज आवाज आ रहा है? हाँ सर, आवाज आ रहा है। सर साउंड ठीक है जी सर। जी। अच्छा किया जाए। अच्छा अच्छा, तो पढ़िए, सोने लोग बुक। अच्छा, ठीक ठीक। ये बुक कीपिंग में आज मूल्य ह्रास का लोग कुछ बोलेंगे, तो उसमें मूल्य ह्रास में क्या है कि किसी संपत्ति के मूल्य में किसी भी कारण से होने वाले धीरे धीरे या क्रमिक अस्थायी कमी को मूल्य ह्रास कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। मूल अच्छा, इसे से ना, इसमें से मूल्य ह्रास का तात्पर्य है संपत्ति की गुणवत्ता, किस्म या मूल्य में
उस अस्थाई या जारी हानि या कमी से है जो घिसावट, उसके लगातार प्रयोग के कारण उसमें होने वाले घिसावट, समय व्यतीत होने के साथ उसमें आने वाले कमी या उसके अप्रचलन में हो जाने या नष्ट होने अथवा दुर्घटना के कारण होता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में मूल्यह्रास का अभिप्राय मूल्य की कमी से लगाया जाता है, परंतु लेखांकन की दृष्टि से इसका अर्थ अस्थाई संपत्ति के पुस्तकीय मूल्य में कमी से, बुक वैल्यू जो होता है उसमें कमी से। अस्थाई संपत्ति का निरंतर प्रयोग करने से या समय बीत जाने से अथवा अन्य किसी कारण से उसके मूल्य व कार्य क्षमता में कमी हो जाती है। लगातार प्रयोग करने के कारण उसके कार्य क्षमता में और उसके मूल्य में, दोनों में कमी हो जाती है तथा कुछ समय बाद मूल्य शून्य के बराबर रह जाता है। इसे ही मूल्यह्रास कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसके क्या क्या कारण है मूल्यह्रास। पहला है घिसावट। ये नहीं किए थे क्या? ये तो उल्टा हो गया, उसके अच्छा ठीक। संपत्तियों के प्रयोग के कारण उनमें टूट फूट होती है, घिसावट होती है और वह पुरानी एवं कमजोर हो जाती है, फलतः उसके मूल्य में कमी आ जाती है। ये घिसावट के कारण होता है, लगातार प्रयोग होने के कारण। दूसरा है समय की समाप्ति। कुछ संपत्तियां जैसे कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, पट्टा, ट्रेड मार्क आदि ऐसी होती है जिसका जीवन काल निश्चित होता है, एक निश्चित अवधि के लिए ये होता है। अतः जैसे जैसे समय व्यतीत होता है इसके मूल्य में कमी होती जाती है। उस अवधि को पूरा होने के बाद, उसकी अवधि पूरा होने के बाद उसके मूल्य में कमी हो जाती है। इसको प्रत्युत्सर्जन भी कहते हैं। तीसरा है अप्रचलन। कभी कभी नए आविष्कार के कारण पुरानी संपत्ति के बेकार न होने के बावजूद उनके मूल्य में कमी आ जाती है। जैसे नया कोई मशीन आ जाता है तो उसकी इफिशियंसी ज्यादा होती है, तो बेकार तो नहीं होता लेकिन उसके मूल्य में कमी आ जाती है। उदाहरण के लिए जब नई मशीन का आविष्कार हो जाता है तो पुरानी मशीन से काम करना महंगा पड़ता है, क्योंकि नई मशीन की उत्पादन क्षमता अधिक होती है और उससे कार्य भी बेहतर होता है। ऐसी स्थिति में पुरानी मशीन के स्थान पर नई मशीन का प्रयोग होने लगता है। इस प्रकार पुरानी संपत्ति अप्रचलित हो जाती है। इस हानि को अप्रचलन से ह्रास कहते हैं। दूसरा है चौथा रिक्तीकरण। कुछ संपत्तियों की प्रवृत्ति नाशवान प्रकृति की होती है, जैसे खनिज का जो खदान होता है, जंगल, तेल के कुएं आदि, अर्थात प्राकृतिक संपदा ये नाशवान प्रकृति की होती है। ऐसी संपत्तियों में से जैसे जैसे सामग्री निकाली जाती है, जैसे जैसे उसका प्रयोग होता है, वैसे वैसे इसके भंडार में, स्टॉक में कमी होती जाती है। भंडार के खाली होने के इस क्रम को रिक्तीकरण कहते हैं। अतः रिक्तीकरण मूल्यह्रास का एक कारण है। पांचवा है बाजार मूल्य में अस्थायी गिरावट। कभी कभी संपत्ति के बाजार मूल्य में गिरावट आ जाता है। इस प्रकार मूल्य में कमी को ह्रास माना जाता है। उदाहरण के लिए विनियोग,
जानवरों एवं स्टॉक के मूल्य में कमी की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस प्रकार के ह्रास को फ्लक्चुएशन द्वारा होने वाला ह्रास भी कहा जाता है। छठा है दुर्घटना होना। कोई भी वाहन, ट्रक, मोटर कार, ट्रैक्टर या अन्य वाहन ऐसी संपत्तियां हैं जिनमें दुर्घटना की संभावना हर समय बनी रहती है, अतः दुर्घटना के कारण भी ह्रास उत्पन्न होता है। अब हम लोग देखेंगे मूल्य ह्रास की विशेषताएं, फीचर ऑफ मूल्य ह्रास। उसमें पहला है, ह्रास की व्यवस्था स्थायी संपत्ति के लिए की जाती है। दूसरा है, ह्रास का आशय किसी अस्थायी संपत्ति के पुस्तक मूल्य में कमी से होता है। उसमें जो उसका पुस्तक मूल्य होता है, उसके इंस्टॉल करने में, उसको खरीदने में, उसके पुस्तक मूल्य में कमी से होता है। संपत्ति के मूल्य में ह्रास धीरे धीरे, नियमित व अस्थायी रूप से होता है। क्रमिक, जैसे कि जितने साल के लिए एक पीरियड होता है और हर एक साल उसका मूल्य घटता जाता है। ह्रास एक आगम हानि है जिसे लाभ हानि में कोई खाते में प्रभावित किया जाता है। अगला है, ह्रास संपत्तियों के लागत के वितरण की एक प्रक्रिया है, मूल्यांकन की नहीं। जो सामान बनता है उसके लागत, ये ह्रास को उसके लागत में वितरित किया जाता है, उसको चार्ज किया जाता है। अगला है, ह्रास वस्तुगत तथा क्रियागत दोनों हो सकता है। अगला है, ह्रास एक गैर नकद संचालन व्यय है। आगे हम लोग देखेंगे इसके निकालने की विधि, मूल्य ह्रास को निकालने की विधि। इसके अलग अलग विधि है, लेकिन मुख्य रूप से अस्थायीकृत जो विधि है वो है अस्थायीकृत या सरल रेखा पद्धति। इस पद्धति के अंतर्गत संपत्ति के क्रय मूल्य में से उसके अवशेष मूल्य को घटा दिया जाता है और जो राशि आती है उसमें संपत्ति के उपयोगी अनुमानित जीवन काल से भाग दे दिया जाता है। यही ह्रास की राशि होती है। उसमें एक जो होता है कि एक निश्चित जीवन काल उसका मान के उसका अवशेष मूल्य निकाला जाता है और उसको बराबर जितना जीवन काल है वो हर एक साल उसको बराबर सेम रेट से बराबर राशि प्रभावित किया जाता है। दूसरा है क्रमागत ह्रास पद्धति। इस पद्धति के अंतर्गत ह्रास राशि की गणना प्रतिवर्ष संपत्ति के घटते हुए मूल्य पर निश्चित दर से की जाती है। इसमें ह्रास की दर तो प्रत्येक वर्ष समान रहती है, किंतु ह्रास की राशि घटती जाती है। मशीनों के मूल्यांकन के लिए यह पद्धति विशेष रूप से अपनाई जाती है। इसमें हर एक साल जो रेसिडुअल वैल्यू होता है मूल्य ह्रास घटाने के बाद, अगले साल उसको वो रेसिडुअल वैल्यू पर ही ह्रास निकालते हैं। तो इसका सबसे खूबी है कि ये जैसे जैसे समय बीतता है उसके अनुसार ये ह्रास की राशि आती है। तीसरा है बीमा पॉलिसी पद्धति। इस विधि में किसी बीमा कंपनी के साथ संपत्ति के क्रय मूल्य या प्रतिस्थापन मूल्य का बीमा करा लिया जाता है।
बीमा पॉलिसी पद्धति। इस विधि में किसी बीमा कंपनी के साथ संपत्ति के क्रय मूल्य या प्रतिस्थापन मूल्य का बीमा करा लिया जाता है और ह्रास की रकम वार्षिक किस्त के रूप में दे दी जाती है। इंश्योरेंस कराने के बाद उसका वार्षिक किस्त तय किया जाता है, फिक्स होता है, उसको वार्षिक रूप से दिया जाता है तथा एक निश्चित अवधि के पश्चात बीमा कंपनी पॉलिसी की रकम वापस कर देती है, जिससे नई संपत्ति क्रय कर ली जाती है। इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण और जो प्रचलित है वो क्रमागत ह्रास पद्धति है, जिसका उपयोग किया जाता है। मूल्य ह्रास की गणना में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। 3 बात मुख्य रूप से है। पहला अकाउंटिंग पीरियड है, जिस वर्ष जिस पीरियड में लेखांकन कर रहे हैं उसका ध्यान रखा जाता है कि पीरियड। दूसरा है दर एवं मूल्य ह्रास की विधि, किस विधि से मूल्य ह्रास निकाला जा रहा है और दर क्या है, ये महत्वपूर्ण है। और तीसरा है डेट ऑफ परचेज, किस तारीख को खरीदा गया और किस तारीख को बेचा गया, ये महत्वपूर्ण है। किस तारीख को खरीदा गया और किस तारीख को बेचा गया। अब हम लोग देखेंगे कि मूल्य ह्रास लगाने के प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो इसमें पहला है कि सही उत्पादन लागत ज्ञात करना। क्यों लगाते हैं, उसके उद्देश्य क्या है। तो सही उत्पादन लागत ज्ञात करने के लिए समुचित ह्रास की व्यवस्था करना आवश्यक है। यदि ह्रास के लिए आयोजन ना किया जाए तो वस्तुओं की सही उत्पादन लागत की जानकारी नहीं होगी। सिर्फ हम लोग कॉस्ट निकाल लेंगे तो सही उत्पादन लागत नहीं निकाल पाएंगे अगर उसमें ह्रास को नहीं जोड़ेंगे। सही आय का निर्धारण। ह्रास एक प्रकार का व्यय है। संपत्ति के निरंतर प्रयोग से इसके मूल्य में कमी आती है और इस कमी को प्रतिवर्ष लाभ हानि खाते में लिखना आवश्यक है। अन्यथा शुद्ध लाभ हानि का सही पता नहीं लग सकता है। जब तक हम लोग इसको प्रभावित नहीं करेंगे लाभ हानि खाते में मूल्य ह्रास को, तब तक शुद्ध लाभ हानि का पता सही पता नहीं लग सकता है। सही वित्तीय स्थिति का प्रदर्शन। किसी भी व्यवसाय की सही वित्तीय स्थिति का अध्ययन उसके आर्थिक चिट्ठे द्वारा किया जाता है। जो आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है उसी से उस व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का आकलन किया जाता है। अतः यह आवश्यक है कि चिट्ठे में सभी संपत्तियों को उनके वास्तविक मूल्य पर दिखाया जाए। जो व्यवसाय का आर्थिक चिट्ठा बनता है उसमें संपत्तियों के मूल्य को, उसके वास्तविक मूल्य को दिखाया जाना आवश्यक है। यदि संपत्तियों पर ह्रास की व्यवस्था ना की जाए
तो संस्था की सही वित्तीय स्थिति का प्रदर्शन नहीं हो सकता है। अगर उसमें नहीं लगाएंगे, लाभ हानि खाते को नहीं प्रभावित करेंगे, तो सही सही वित्तीय स्थिति व्यवसाय का नहीं निकाल पाएंगे। अगला है संपत्ति के पुनः स्थापन की व्यवस्था करना। मतलब जो हम लोग लगा रहे हैं संपत्ति, अगर वो आगे चल के खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, तो उसके जगह पर रिप्लेसमेंट, नई संपत्ति लगाने के लिए ये इस मूल्यह्रास का आयोजन करना जरूरी है। ह्रास का एक उद्देश्य यह भी है कि जब संपत्ति का जीवन काल समाप्त हो जाए तो नई संपत्ति खरीदकर उसका पुनः स्थापन किया जा सके। अतः प्रत्येक वर्ष के अंत में मूल्यह्रास की रकम को लाभ हानि खाते में डेबिट किया जाता है। उस राशि से संपत्ति का जीवन काल समाप्त होने के बाद नई संपत्ति खरीदी जा सकती है। यदि ह्रास की व्यवस्था न की जाए तो संपत्ति को पुनः स्थापित करने के लिए पूंजी की समस्या खड़ी हो जाएगी। वो लगातार अगर उसमें मूल्यह्रास से उसका आयोजन ना किया जाए तो फिर से पूंजी लगाने के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। अगला है पूंजी को सुरक्षित रखना। पूंजी को सुरक्षित रखने की दृष्टि से भी मूल्यह्रास का प्रबंध किया जाता है। यदि ह्रास का प्रबंध नहीं किया जाता है और बिना मूल्यह्रास के प्रबंध के ही अंशधारियों में लाभ का वितरण कर दिया जाता है, तो इसका अर्थ होगा कि लाभ का वितरण पूंजी में से किया गया है, जो कि व्यवसाय की स्थिति को, सही स्थिति को नहीं दर्शाएगा। इसकी आवश्यकताओं में अगला है ह्रास की वैधानिक आवश्यकता, द लीगल जो आवश्यकता है। उसके अनुसार कंपनी अधिनियम के अनुसार एक कंपनी को लाभ का वितरण करने के पूर्व अस्थायी संपत्तियों पर मूल्यह्रास की व्यवस्था करना अनिवार्य रूप से अनिवार्य तथा कंपनी के लाभ हानि खाते में मूल्यह्रास का आयोजन करना आवश्यक है। अन्यथा लाभ हानि खाता कंपनी के वित्तीय वर्ष का सही तथा उचित लाभ प्रदर्शित नहीं करेगा। अगर उसमें हम मूल्यह्रास का आयोजन नहीं करेंगे तो उसका सही लाभ हानि का प्रदर्शन नहीं हो पाएगा। और इसमें अंतिम है आयकर संबंधी छूट प्राप्त करना। भारतीय आयकर अधिनियम के अंतर्गत ह्रास मूल्यह्रास के संबंध में कर संबंधी छूट की व्यवस्था है। आयकर में यदि ह्रास के लिए उचित प्रावधान ना किया जाए तो लाभ अधिक होने पर अधिक आयकर देना पड़ेगा। अतः आयकर संबंधी छूट प्राप्त करने के लिए ह्रास का आयोजन करना आवश्यक है। दोनों तरफ से घाटा है। वो आएगा और लाभ ज्यादा दिखाएंगे तो टैक्स ज्यादा भरना पड़ेगा। अतः इसके लिए मूल्यह्रास निकालकर उसको लागत में वितरित किया जाता है ताकि सही सही लाभ को निकाला जा सके।
तो ये था मूल्य ह्रास का कुछ फीचर। इसमें हम लोग देखे कि क्यों लगाया जाता है, इसकी विशेषता क्या है, इसके उद्देश्य क्या है और इसके लगाने की विधि।